तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का न्यूमेरिकल्स। तो आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे आज, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वही न्यूमेरिकल्स करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है। अब तक हमने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा है, अब तक हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा है, और अब तक हमने पढ़ा है पहला वाला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है क्या, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फटाफट ब्रश अप कर लो अपने जितने भी फॉर्मूलाज थे उनको, अगर आपने नोट्स कॉपी में लिखे हुए हैं तो। साथ ही साथ आपको क्या करना है बच्चों, साथ ही साथ क्या कहता हूं मैं, आपको एक काम करो, एनसीईआरटी अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास अभी फिलहाल, तो एनसीईआरटी निकाल लो। ठीक है, जो लेक्चर को लाइव नहीं देख रहे हैं वो वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और एनसीईआरटी निकाल ले 2-3 मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से ही करा रहा हूँ। अच्छा रहेगा आप उसमें ही टिक कर लेना, जिससे आपको बाद में पता रहे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस किए। तो देखो, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसका 2.8। इनटेक्स्ट क्वेश्चन का 2.8 क्वेश्चन है। मैं फटाफट क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, बाकी आप क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है, अपनी बुक से। बाकी मैं उसके मोटी मोटी चीज लिख देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm Hg रिस्पेक्टिवली। चलो एक सेकंड में एक बार एक थोड़ा सा प्लीज 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं क्योंकि मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है। तो पहले तो कॉपी में हेडिंग डालो यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चंस कराने से पहले मैं एक बार यूनिट्स ऑफ प्रेशर बता देता हूं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है बच्चों। अब प्रेशर की क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं हम देखते हैं फटाफट। तो देखो, प्रेशर की बहुत ही बेसिक सी यूनिट्स हैं, आपको देखना पड़ेगा। एक यूनिट होती है, आपको पता होगा, एटीएम, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं और इंटर कन्वर्जन करके भी लिखवा देता हूं, ठीक है। पहली यूनिट है आपकी क्या है, एटीएम। तो 1 एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स, ये होता है 1 एटीएम के बराबर, है ना। और आपको एक और बात बतानी चाहिए कि 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 एटीएम इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की दूसरी यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक है आपकी पास्कल और एक आपने पढ़ ली एटीएम। एक और यूनिट होती है बच्चों, इसको बोलते हैं बार, बहुत कॉमनली यूज होती है यूनिट। तो 1 एटीएम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1.013 बार। 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.013 बार। ये बात भी आपको याद रखनी है कि 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.013 बार। एक और यूनिट होती है आपकी, आपको पता होना चाहिए, 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मरकरी। तो आपने पढ़ा होगा कि एक मरकरी की ट्यूब होती है, आपका जो लिक्विड कॉलम होता है। तो अगर आप उसमें 1 एटीएम का प्रेशर अप्लाई करोगे तो जो मरकरी होता है वो कितना मीटर ऊपर, कितना मिलीमीटर ऊपर जाता है, 76 मिलीमीटर। तो इसलिए 760 मिलीमीटर, सॉरी, तो 760 mm ऑफ Hg। क्लियर है बात समझ में आई। अगर आप 1 एटीएम का प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो कितना ऊपर उठेगा मरकरी लिक्विड कॉलम में, तो 760 mm ऑफ Hg। अगर आपको लिक्विड कॉलम वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बस आपको ये याद रखना है कि 1 एटीएम किसके बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। और ध्यान रखना 1 एटीएम और किसके बराबर होता है, 760 टॉर के बराबर भी होता है, 760 टॉर के बराबर भी होता है। अब ये टॉर क्या होता है, टॉर आप बस ये मान लो कि 1 mm ऑफ Hg इक्वल्स टू 1 टॉर। सीधी सी बात याद रख लो, 1 mm ऑफ Hg इक्वल्स टू 1 टॉर। क्या मेरी बात क्लियर है। तो ये आपका पूरा ये बेसिक मोटी प्रेशर्स की यूनिट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एटीएम, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार, mm ऑफ Hg और टॉर, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक यूनिट्स है, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब हम आते हैं वही क्वेश्चन पे आते हैं जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे अभी, क्योंकि पता तो चले बच्चों प्रेशर क्या दे रखा है, क्योंकि बाद में लिखा हो mm ऑफ Hg और आप सोच रहे मिलीमीटर का मतलब कोई लेंथ तो नहीं है। mm ऑफ Hg का मतलब बच्चों ध्यान रखना, ये क्या कहना चाहते हैं, ये आपको प्रेशर बता रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बार क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। क्वेश्चन इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का 2.8 क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 750।
700 mm ऑफ Hg। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2.8 क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। आपको वेपर प्रेशर दे रखा है, ए का तो दे रखा है कितना बच्चों, 450 mm, सिर्फ mm भी लिखोगे तब भी सही है। और वेपर प्रेशर बी का दे रखा है कितना, 700 mm। तो दो प्रेशर दे रखा है आपको, वेपर प्रेशर ए का दे रखा है और वेपर प्रेशर बी का दे रखा है आपको। एक बार पूरा क्वेश्चन, एट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, प्योर लिक्विड दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर लिक्विड का, क्लियर है। प्योर लिक्विड का मतलब क्या दे रखा है, ये आपको पी नॉट ए दे रखा है या फिर पी ए दे रखा है। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी आर दिस एंड दिस। तो प्योर लिक्विड का मतलब क्या होता है, प्योर लिक्विड मतलब ये है आपके पास पी नॉट ए और ये है आपके पास पी नॉट बी। यहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दे रखी, बस आप तो किसी को भी ए मान लो किसी को बी मान लो, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए और ये हो जाएगा पी नॉट बी। ध्यान रखना पी नॉट ए और पी नॉट बी दे रखा है। तो क्वेश्चन को पढ़ो और फटाफट सबसे पहले तो ये समझो, प्योर दिखा तो आपको फटाफट लिख देना है, पी नॉट ए कितना दे रखा है 450 mm ऑफ Hg और पी नॉट बी कितना दे रखा है बच्चों 700 mm ऑफ Hg। क्या मेरी बात क्लियर है। अगर आपको ये पी नॉट ए और पी नॉट बी के बारे में नहीं पता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं क्लास 12th केमिस्ट्री में और वहां पे पुराने वीडियोस को प्लीज अच्छे से देखें और वहां समझें कि हमने रिलेटिव लोवरिंग 2 बार समझाई आपको। और आपको पता होना चाहिए कि पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या होता है और पी ए और पी बी क्या होता है, क्लियर है। चलो तो क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ता हूं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm Hg एट 350 केल्विन। टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं, अपने कहीं फॉर्मूले में यूज नहीं हो रहा है। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm Hg। आपको बोल रहे हैं कि टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 600 mm Hg। टोटल वेपर प्रेशर मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि कितना है 600 mm Hg। यहां तक बात क्लियर है। और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, बस सीधी सी बात है। आपको बता नहीं रखा मोल फ्रैक्शन निकालना है, बट आपसे पूछा है कि आपको कॉम्पोजिशन निकालनी है, मतलब आप सिंपल सी बात है आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। पहले तो मेरे को बताओ ये राउल्ट्स लॉ का कौन सा वाला लॉ को डिफाइन कर रहा है, केस 1 को डिफाइन कर रहा है, केस 2 को डिफाइन कर रहा है। देखो दोनों के दोनों वेपराइज हो रहे हैं, मतलब ये किसको डिफाइन कर रहा है, केस 2 को डिफाइन कर रहा है। और केस 2 क्या कहता है याद करो, केस 2 कहता है पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्या मेरी बात है आपको क्लियर हो रही है। ये आपको याद करना पड़ेगा मूर्खो, याद करो इसको। पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी। अब पी एस कितना दे रखा है बच्चों 600, या एम जी नहीं होगा सॉरी एम एम होगा। पी एस कितना दे रखा है 600, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, आपको यार याद है एक और फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, पहले वैल्यूज पुट करने से पहले एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था, याद है आपको। हमने क्या किया था याद करो, हमने एक्स ए को क्या लिख दिया था याद करो, बताओ फटाफट बच्चों। ये हो गया था 1 माइनस एक्स बी हो गया था बच्चों। एक्स ए को क्या मैंने 1 माइनस एक्स बी लिख दिया था, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, तो एक्स ए कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फिर हमने क्या किया था याद करो, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फिर इन दोनों में हमने एक्स बी कॉमन ले लिया था, तो क्या बन गया था पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी। तो क्या आ गया आपके पास पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। क्या ये बच्चों आपको याद आ रहा है क्या, अगर याद आ रहा है तो प्लीज हिट लाइक करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आप लाइक नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर है, नहीं क्लियर है तो पुराने वीडियोस को पक्का से देखो। पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये क्लियर है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एक्स ए और एक्स बी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, मैं इसको यहां लिख रहा हूं आगे, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब पी एस कितना दे रखा है आपको बच्चों, पी एस कितना दे रखा है 600 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, पी नॉट ए कितना बच्चों 450 प्लस एक्स बी क्या है पता नहीं, पी नॉट बी कितना दे रखा है 700 माइनस पी नॉट ए कितना दे रखा है 450। अब इधर से पहले माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 600 माइनस 450 कितना होता है बच्चों, बताओ फटाफट 150 हो जाएगा। ये हो जाएगा 150
यहाँ हो जाएगा एक्स बी, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, याद करो कितना होगा ये बताओ, दिमाग लगाओ, 250 हो जाएगा, 250। तो एक्स बी कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, 150 डिवाइडेड बाई 250 जो कि कितना हो गया 3/5, जो कितना हो गया 0.6। क्या बात क्लियर है, 0.6 हो गया। तो मेरे को बताओ एक्स से कितना हो जाएगा, एक्स से 1 माइनस 0.6, तो एक्स से कितना हो गया 0.4। क्लियर है बच्चों, तो ये आपका हो गया पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपके पास एक्स से और एक्स बी आ गया, एक्स से कितना आ गया आपके पास 0.4 और एक्स बी कितना आ गया 0.6। ये आपका पहला क्वेश्चन होता है बच्चों कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाए बच्चों फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं इंटेक्स का ही क्वेश्चन नंबर 9। इंटेक्स एक्सरसाइज का नेक्स्ट पेज पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा आपको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर वाला दिख गया क्या? 2.9 क्वेश्चन दिख गया बच्चों आपको। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, बिना क्वेश्चन करे काम नहीं बनने वाला, तभी इस टॉपिक की अच्छी समझ होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2.9 देखो फटाफट बच्चों। 2.9 तो 2.9 क्वेश्चन को पढ़ो, पहले मैं एक बार पढ़ देता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 850 gram of water. Calculate vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं वापस से। क्वेश्चन नंबर 2.9 है आपके पास इंटेक्स का, ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगर आप ढंग से समझोगे तो बहुत आसान है। लाइन टू लाइन पढ़ो और गिवन पार्ट को फटाफट लिख दो, क्योंकि नहीं तो फिर वो क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाती है। तो पहली लाइन पढ़े हम, तो पहली लाइन में लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर से समझ जाओ क्या है, प्योर वाटर से मतलब नॉट वाली वैल्यू दे रखी है, ठीक है। वाटर क्या होता है, सॉल्यूट होता है बच्चों, सॉल्वेंट होता है, बताओ फटाफट। वाटर होता है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट आएगा तो ए अल्फाबेट आएगा, बी अल्फाबेट आएगा, याद करो। सॉल्वेंट के लिए आता है ए, सॉल्यूट के लिए आता है बी। तो मेरे को बताओ प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू दे रखी है, मतलब आपको क्या दे रखा है, पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है बच्चों, पी नॉट ए दे रखा है। तो वापिस से पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। 23.8 mmHg। पी नॉट ए यहां से आ गया आपके पास। आगे क्या दे रखा है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया मतलब सॉल्यूट होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया आपको, तो डब्ल्यू बी, डब्ल्यू मतलब मास और बी मतलब सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 50 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया, कितना हो गया, डब्ल्यू कितना हो गया बच्चों, डब्ल्यू कितना हो गया 850 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपको निकालना है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको, पी ए, ठीक है, पी ए निकालना है आपको, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर मतलब पी ए निकालना है, ठीक है, फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग। रिलेटिव लोवरिंग आप जानते हो क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए निकालना है। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए निकालना है, जो कि किसके बराबर होता है बच्चों, एक्स बी के बराबर होता है। यहां तक क्लियर है। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए किसके बराबर होता है, एक्स बी के बराबर होता है। तो निकालो फॉर्मूला, लगाओ फटाफट। तो क्या होता है फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी, ये होता है आपके पास। अब पी नॉट ए कितना दे रखा है बच्चों 23.8, पी एस पता नहीं है अपने को, पी नॉट ए कितना दे रखा है 23.8 इज इक्वल्स टू एक्स बी। एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Na प्लस एन बी। देखो बच्चों ये समझ में आया नहीं आया, बताओ फटाफट, स्क्रीन पे देखो, ये समझ में आया नहीं आया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये बात क्लियर हुई आपको, चलें आगे, पक्का। अब दोनों के अलग अलग चीजें निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं एनबी। एनबी मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम कितना दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास इन ग्राम 50 अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास कितना होता है यूरिया का, यूरिया का मोलर मास कितना होता है
यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 आप इनको मोलर मास निकालना आपको आता ही होगा, हमने पिछले वाली क्लासेस में भी देख रखा है। होता कितना है 60 होता है, तो ये कितना हो गया कटपिट के 5/6। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बच्चों 5/6। अब आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यहां निकाल रहा हूं बच्चों मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na मास इन ग्राम कितना बच्चों 850 सॉरी, वाटर का मास इन ग्राम कितना है 850 और मोलर मास कितना है वाटर का बच्चों 18। यहां तक बात क्लियर है पक्का? मास इन ग्राम कितना है 850 और मोलर मास कितना है 18, ये आपका हो गया Na। तो अब इसको पुट कर देता हूं मैं यहां पे 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8, NB कितना है आपके पास 5/6, Na कितना है आपके पास 850/18 प्लस 5/6। अब प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, यह हमेशा ध्यान रखना, एक चीज समझाता हूं हमेशा याद रखना, मैथम आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे ज्यादातर सब में ये एप्लीकेबल है। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, यही होगा ना टोटल मोल्स। अब होता क्या, देखो ध्यान समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। आपके पास अगर 1 रुपए है तो उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है। वापस सुना मैंने क्या बोला, मैंने पहले ही बता रखा है आपको, आपके पास अगर 1 रुपए तो आपके पास बहुत वैल्यू है, आपके पास 5 रुपए बच्चों तो आपके पास बहुत वैल्यू है। बात क्लियर है, यही बात समझ में। आपके पास अगर 1 रुपए या 5 रुपए तो उसकी वैल्यू है, आप उसको खोओगे नहीं। बट मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर आपको 5 लाख रुपए गिफ्ट कर रहा हूं और उसमें मैंने आपको 5 रुपए कम दिए, तो क्या उस 5 रुपए की वैल्यू है या नहीं है? सोच के बताओ, क्या आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर 5 लाख में आप 5 रुपए ऐड कर दो या 5 रुपए सब्ट्रैक्ट कर दो तो कुछ वैल्यू नहीं है उस 5 की। बट अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम तो उस 5 की वैल्यू है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम क्यों होता है देख लो, ये कितना है 5/6 मतलब लेस देन 1, और ये कितना है 850/18, अराउंड अगर इसको हम देखें भी तो ये अराउंड 40 और 50 के बीच में आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 1 से भी कम है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने अराउंड 40 से 50 के बीच में, मतलब 45 मान लो ऑन एन एवरेज। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। क्लियर है? तो मेरे को बताओ, अगर इसमें मैं ये चीज ऐड करूं, अगर मैं Na में Nb को ऐड करूं तो क्या Na के वैल्यू में कुछ फर्क आएगा? क्या Na के वैल्यू में कुछ फर्क आएगा? सोच के बताना मेरे को। अगर Na में मैं Nb ऐड करूं तो क्या Na के वैल्यू में कुछ फर्क आएगा? कुछ फर्क नहीं आएगा, Na की वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में Na प्लस Nb को हम नियरली इक्वल टू क्या मान लेते हैं, Na ही मान लेते हैं। क्या बोला मैंने? Na प्लस Nb को हम नियरली इक्वल टू Na ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इनको ऐड करो फिर डिवाइड करो, उससे बढ़िया इसको मिटा ही दो। अप्रोक्सीमेटली आंसर थोड़ा सा फर्क आएगा बट मोर और लेस सेम ही आएगा। तो आप ध्यान रखना, केमिस्ट्री में ध्यान रखना, जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो Nb क्योंकि बहुत 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 छोटा होता है एज कंपेयर टू Na। इस क्वेश्चन में तो वैसे इतना छोटा नहीं है, बट आप तो सारे क्वेश्चंस में एक ही काम करना, Nb को यहां से नेग्लेक्ट ही कर देना, ऊपर से मत कर देना बच्चों। ऊपर क्योंकि उसकी वैल्यू है, क्योंकि वो अकेला है। अगर मैं 5 रुपए आपको अकेला दूं तो आपको तो उसकी तो वैल्यू होगी, बट 5 रुपए को अगर मैं 5 लाख के साथ दूं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये प्लस ये अप्रोक्सीमेटली Na के ही बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, Nb को नहीं लिखूंगा, ज्यादा अच्छा ही है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई आपको? क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई? तो बच्चों चले फिर आगे। चलो तो अब हम आगे चलते हैं फिर, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो काटा पीटी भी हो जाएगी मेरे हिसाब से, कट रहेगे शायद से, कट जाएगा कुछ। तो 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8, ये कितना हो गया 5/6, 850/18, ये हो गया 3, तो 3/170 हो गए, ये 3/170 हो गए बच्चों। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्या, 3/170। अब तो क्या करना है बच्चों, अब तो मेरे हिसाब से आपको सबको पता ही है क्या करना है। इसको इधर ले जाओ फिर उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। पूरा आंसर करके बताऊं क्या आपको? चलो मैं कर ही देता हूं।
पहले यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 23.8 माइनस पी एस इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 23.8 अपॉन 170। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करूंगा मैं, तो 23.8 मल्टीप्लाई बाय 3 आया कितना 71.4, और 71.4 में 170 का अगर मैंने डिवीजन दिया तो ये आ गया 0.42। कितना है बच्चों 0.42, आपको दिख तो रहा है ना बच्चों कितना है, तो ये कितना हो गया 23.8 माइनस पी एस इक्वल्स टू 0.42। तो यहाँ से पी एस कितना आ गया, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 23.8 माइनस 0.42, तो ये आंसर आ गया आपका 23.38। तो 23.38 आपका हो गया mmHg, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपका 23.38 mmHg। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ पे, 23.38 mmHg क्या हो गया आपके पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, 23.38 क्या हो गया आपके पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरी बात सुनो बच्चों, आपको निकालना क्या है प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। याद करो ये वाला कॉन्सेप्ट याद करो, यहाँ पे क्या है सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, इस वाले क्वेश्चन में सॉल्यूट क्या है बच्चों नॉन वोलेटाइल है, याद करो इस वाले क्वेश्चन में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पे क्या होता है पी एस इक्वल्स टू क्या होता है पी ए प्लस पी बी, और पी बी कितना होता है 0, तो पी एस किसके बराबर हो गया पी ए के, तो पी ए भी कितना होगा 23.38। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या बोला मैंने जल्दीबाजी में। यहां पे यूरिया नॉन वोलेटाइल है याद रखो, और नॉन वोलेटाइल में पीबी की वैल्यू 0 होती है, तो जो पीएस होगा वही क्या होगा पीए होगा। क्या मेरी बात क्लियर है, जो पीएस होगा वही क्या होगा पीए होगा। तो पीए कितना आपके पास, पीए कितना आ जाएगा 23.38 mmHg आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड्स में, मिनिमम 3 नंबर का मैक्सिमम 4 नंबर का। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी है ना लाइटली मत लो, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी पहले टाइम में, ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और घर पे 2-4 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, या इन्हीं क्वेश्चंस को वापस एक बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे बिना देखे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपसे सब कुछ आपसे आसानी से हो जाएगा। बट आप प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते, सिर्फ वीडियोस देख के आपको लग रहा है कि बैठे बैठे सोफे में बैठे वीडियोस देखने से कुछ काम होगा, तो बच्चों कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों आज के लिए फिर हम इतना ही करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल हो जाएगा, इसके बाद थोड़ा इसको एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगेगा आपको। तो प्लीज आज आप और क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूं और आप कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो। आप देखो एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है, जो बैक एक्सरसाइज है, उसके कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। प्लीज उनको ट्राई करना, क्योंकि पहले तो ये 2 क्वेश्चन ट्राई करना, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, और उसके बाद क्या होगा अगर आपको टाइम मिले, क्योंकि आपको टाइम की ऐसे कमी तो होगी नहीं आपके पास, तो आप कौन कौन से क्वेश्चंस और ट्राई कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं। आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन ऑफ बैक एक्सरसाइज कर सकते हो आसानी से। और थोड़ा सा आप ट्राई करना चाहो तो आप 16th क्वेश्चन भी कर सकते हो, 16th क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, ये इजी है कंपैरेटिवली, हो जाएगा आपसे। आप एक 17 क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, 17 चलो मैं ही करा दूंगा, अभी करा देता हूँ इसी वीडियो में। और 18 क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है। ये 3 क्वेश्चन तो ट्राई कर ही लेना, 17th में अभी करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो 15, 16 और 18 ट्राई करना, वैसे तो 19th भी आपके ही करने लायक है, बट थोड़ा बड़ा हो जाएगा 19th। तो ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड है बच्चों, ये 4 और 5 क्वेश्चन रिलेटेड है आपके किससे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा प्लीज फोकस करके पढ़ो। तो बच्चों अब आपके पास जो अगला है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था हमने 17th। तो 17th क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखना बच्चों, अपनी बुक में देखना, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, ये छोटा सा क्वेश्चन है, लिखने में आसानी होगी। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज
12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। प्यारे बच्चों ध्यान रखना टेम्परेचर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, और टेम्परेचर तो बस ऐसे ही बोल देते हैं वो लोग, ठीक है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल solution of non-volatile solute in it, of non-volatile solute in it। बस इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है जो आपको ध्यान रखना है, जो कुछ हल्की सी एक बात है जो समझने वाली है, बस उसको ध्यान रखना है। वो क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है कि वाटर का, देखो सिर्फ वाटर लिखा है तो वाटर का वेपर प्रेशर क्या है, आप इसको ऐसा करके लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आपको। प्योर, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। आपको वेपर प्रेशर निकालना है किसका, सॉल्यूशन का निकालना है, पीएस निकालना है। जब आपको क्या ऐड कर दो उसमें 1 मोलल का, आप क्या कर दो उसमें क्या कर दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो, ठीक है। समझाता हूं मैं क्या, आपको पहले दे क्या रखा है, दे रखा है आपको वाटर का P0 A, क्या बात क्लियर है, प्योर स्टेट में दे रखा है, ओनली वाटर का दे रखा है, P0 A दे रखा है। ए क्यों है, क्योंकि सॉल्वेंट है, नॉट क्यों है, क्योंकि प्योर स्टेट में। तो कितना दे रखा है 12.3 किलो पास्कल। यूनिट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा ही आंसर आएगा, 12.3 किलो पास्कल। यहां तक बात क्लियर है, P0 A क्लियर हो गया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है PS निकालना है, और आपको क्या दे रखा है, आपको मोलैलिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, मोलैलिटी मतलब छोटा m, वो दे रखा है कितना आपको 1। अब मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, 1 मोल पर केजी होती है। मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है बच्चों आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनो, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, ये बात समझने की है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों मोलैलिटी का। अब प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, और इसकी वैल्यू अगर आपको 1 दे रखी है, इसका मतलब सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं 1, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1 1 ही होगा। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि अगर इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1। यहां तक बात क्लियर है, क्या बोलना चाह रहा हूं। तो इस पर्टिकुलर डेटा से हमें क्या पता चला, इस पर्टिकुलर डेटा से हमें पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब B, कितने हैं 1 मोल, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मतलब WA कितना है बच्चों, WA कितना है 1 kg, मतलब कितने ग्राम्स हो गए 1000 ग्राम्स। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है 1000, और मोलर मास कितना होता है बच्चों वाटर का, A मतलब क्या है बच्चों सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 55.5 मोल्स। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इसके मोल्स क्यों निकालने, बस अभी मान लो कि इसके निकालने, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब लगा दो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है P0 A माइनस PS अपॉन P0 A इज इक्वल्स टू XB। क्या ये क्लियर है, P0 A माइनस PS अपॉन P0 A इज इक्वल्स टू XB होता है, पक्का। P0 A कितना दे रखा है बच्चों आपको 12.3, PS आपको निकालना है, P0 A आपको कितना दे रखा है 12.3 इज इक्वल्स टू, अब XB मतलब क्या होता है, XB मतलब याद करो कितना होता है NB अपॉन Na प्लस NB। और मैंने भी आपको एक चीज समझाई थी कि जो Na प्लस NB को मैं क्या लिख दूंगा, B क्योंकि बहुत छोटा होता है तो क्या लिख लूंगा, सिर्फ Na लिख दूंगा, Na लिख दूंगा। आप Na प्लस NB करके भी निकालोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा बच्चों, बट Na लिख दूंगा तो आधी मैथमेटिक कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो NB कितना दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दे रखे हैं 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने दे रखे हैं 55.5। अब तो आपको पता है क्या करना है, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ, ये मल्टीप्लाई होगा, और फिर वो क्या हो जाएगा PS, आप सॉल्व कर लो कैसे होगा मैं बता देता हूँ।
ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 12.3 माइनस पी एस, और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा 12.3 डिवाइडेड बाय 55.5, 55.5। क्लियर है? और फिर क्या होगा, फाइनली क्या होगा, पी एस कितना हो जाएगा, पी एस हो जाएगा 12.3 माइनस 12.3 अपॉन 55.5, और पी एस का जो आंसर आएगा बच्चों फाइनली वो कितना आएगा, वो आएगा 12.08 किलो पास्कल। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बच्चों, जो आपको यूनिट पी नॉट ए की दे रखी होगी, पी नॉट एस की यूनिट भी सेम आएगी। क्या बोल रहा हूं मैं, जो यूनिट आपको पी नॉट ए की दे रखी होगी, पी नॉट एस की यूनिट भी सेम ही आएगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपने क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ रखा है कि सेम यूनिट्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। तो क्योंकि पी नॉट ए माइनस पी एस दे रखा है, तो जो यूनिट आपकी पी नॉट ए की होगी, पी एस की यूनिट भी वही होगी। अगर पी नॉट ए आपको गिवन है मान लो एटीएम में, तो पी एस जो आएगा वो भी एटीएम में आएगा। अगर पी नॉट ए आपको दे रखा है मान लो पास्कल में, तो ये भी पास्कल में आएगा। पी नॉट ए बार में दे रखा है तो ये भी बार में आएगा, या ये दे रखा है तो इसकी यूनिट वही होगी। दोनों की यूनिट सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी यूनिट्स की कि अगर कोई भी दो यूनिट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है मतलब वो सेम यूनिट्स ही होंगी। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? आप 2 मीटर में 3 मीटर ऐड करोगे तो 5 मीटर बनेगा, 2 मीटर में 3 किलोलीटर ऐड करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, 2 मीटर में 3 किलोलीटर ऐड करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, या फिर 2 मीटर में 50 सेकंड ऐड करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। बात क्लियर है? तो ऐड हमेशा सिमिलर यूनिट्स होती है, सेम यूनिट्स होती है, तो दोनों यूनिट सेम ही होंगी। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग टेंशन मत लेना, बस क्वेश्चंस को करते हुए चलो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। और फिर मैं आपको वापस से क्वेश्चंस कराऊंगा आपको एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले मैं हर साल करवाता हूँ ये 4 चैप्टर वापस से इनके न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। अभी तो आप क्या करो, मोटे मोटे जितना हो सके उतना क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और मैं इस बात की आपको एश्योरेंस देता हूँ कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिर हम इतना ही करते हैं, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।